जय संविधान, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक पटल में परिवर्तन हो रहे हैं, 2014 से लेकर 2022 तक एक परिस्थिति थी, 2022 से लेकर 2024 तक परिस्थिति ने करवट बदली और जब चुनाव के निष्कर्ष आए, रिजल्ट्स आए, तो उसके बाद राजनीतिक परिवेश बहुत तेजी से बदल रहा है। अब इस पे निगाह रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है और समझने की आवश्यकता है कि गांधी जीत रहे हैं या गोडसे जीत रहे हैं। देश के अंदर विध्वंसक शक्तियां जीत रही हैं या देश के अंदर जो एकता मोहब्बत की बात करने वाले हैं वो जीत रहे हैं। एक वो हैं लोग, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर धार्मिक विद्वेष पैदा करके देश को अराजकता की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे आप उनके पोस्ट को देखें तो आपको लगेगा कि उनके पास बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा नहीं है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से देश की परेशानियां बढ़ रही हैं, उसकी उनको चिंता नहीं है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि असम के अंदर किस प्रकार की भीषण बाढ़ आई हुई है, वहां जाने की उनको फुर्सत नहीं है। उनको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वो एफिडेविट दे रहे हैं और भ्रामक एफिडेविट दे रहे हैं। एक हाथ कह रहा है कि नीट के अंदर बेईमानी हुई है और दूसरा हाथ कह रहा है कि नीट के अंदर कोई बेईमानी नहीं हुई। तो ये जो बेसिकली इशू है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि देश में एकता स्थापित करना चाहते हैं, देश के अंदर मोहब्बत स्थापित करना चाहते हैं। हमारे देश की बड़ी पुरानी परंपराएं हैं जिनको हम सनातनी परंपराएं कहते हैं। इन परंपराओं में हमने हमेशा प्यार मोहब्बत से, सह अस्तित्व की भावना से, सहयोग की भावना से, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की भावनाओं से देश को मजबूत किया है। और इसीलिए सनातन धर्म और हिंदुस्तान, बाकी देशों के अंदर कुछ भी होता रहा लेकिन भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार की समस्याएं नहीं आई, क्योंकि हमारा एक देश के अंदर जो परंपराएं थी उनको हमने कायम किया। देखिए, किसी भी चीज को अपने जीवन में, मेरे जीवन में, हर व्यक्ति के साथ, एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ, समाज के साथ या व्यक्ति के साथ कुछ कटु अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे अनुभव होते हैं। ऐसा नहीं होता केवल अच्छे अनुभव किसी व्यक्ति के साथ हो। ये पिता पुत्र में भी होता है, माता पुत्र में भी होता है, माता पिता में भी होता है और पति पत्नी में भी होता है। कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं जो आपको सुखद याद दिलाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको अच्छी यादें नहीं दिलाती। अब ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर है कि हम अच्छी चीजों को समाविष्ट करें, अच्छी चीजों के बारे में ध्यान रखें या बुरी चीजों के बारे में ध्यान रखें। वो घटनाएं जो हमारे मन को परेशान करती हैं उनको याद रखें या अच्छी घटनाओं को याद रखें। अगर अपने इतिहास को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मंदिर बने, ज्यादातर जो मंदिर बने वो मुगल शासन काल में बने। उत्तर प्रदेश का अगर आप उदाहरण लेंगे तो आप देखेंगे कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है और बगल में ही मस्जिद है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थल है उसके बगल में ही मस्जिद है। तो ऐसा संभव कैसे हुआ? क्या उस समय के जो शासक थे वो धार्मिक सद्भाव में बिलीव नहीं करते थे? क्या वो ये नहीं चाहते थे कि आपस में धार्मिक सद्भाव रहे, प्यार मोहब्बत रहे? इसीलिए उन्होंने न केवल हिंदुओं को हिंदू मंदिर बनाने की अनुमति दी अपने शासन काल में, बल्कि उसके बगल में ही मस्जिद भी स्थापित की, जिससे कि सद्भाव संभाव कायम रहे और कभी कोई दंगे फसाद नहीं हुए, कोई एग्जिस्टेंस रहा। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा, और ये वास्तविकता है कि शिवाजी महाराज की सेना में भी उनका जो सेनापति था वो मुसलमान था, अकबर का सेनापति हिंदू था और राणा प्रताप का सेनापति भी मुसलमान था। एक बार शिवाजी महाराज
का जब प्रवास होना था अपनी सेना के साथ, किसी कूच में वो जा रहे थे, तो उनके जो सैनिक थे उसमें हिंदू भी थे और 30% मुसलमान भी थे। जब उन्होंने मुआयना किया क्षेत्र का, जब पड़ाव हो गया, उन्होंने देखा कि मंदिर तो स्थापित हो गए हैं लेकिन मस्जिद स्थापित नहीं हुई है। उनका जो पूजा का तरीका है मुसलमानों का, उनका कोई इंतजाम नहीं हुआ है। तो उन्होंने अपने जो व्यवस्थाकार थे उनको बुलाया और कहा कि ठीक है, हिंदुओं के लिए तो आपने मंदिरों का इंतजाम कर दिया, इनके लिए, मुसलमानों के लिए आपने व्यवस्था क्यों नहीं की कि ये अपनी अजान पढ़ सकें और अपने हिसाब से पूजा व्यवस्था कर सकें। तुरंत इंतजाम हुआ और मुसलमानों सैनिकों के लिए भी। लेकिन ये शिवाजी का महत्व था, उनकी महानता थी कि उन्होंने अपने सैनिकों को सैनिक समझा, उनको हिंदू मुसलमान नहीं समझा। उस जमाने की जो लड़ाइयां हुआ करती थी, आज से 300 साल 400 साल पहले की जो लड़ाइयां हुआ करती थी, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां नहीं हुआ करती थी, वो हिंदू राजा और मुसलमान राजाओं के आधिपत्य की लड़ाइयां नहीं हुआ करती थी। वो लड़ाइयां हुआ करती थी एक राजा की दूसरे राजा से। दोनों की सेनाओं में हर धर्म के लोग हुआ करते थे। जैसे आप देखें, अगर हमारे हिंदू धर्म के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था तो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था और दोनों हिंदू थे और एक ही परिवार के थे। जो रामायण का, हमारी पूरा रामायण काल है, तो उसमें भगवान श्री राम भी हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे और रावण भी हिंदू धर्म को बिलोंग करता था। तो हमारे धर्म के अंदर जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ है, उसके अंदर केवल यह बताया गया कि जहां धर्म है और धर्म की लड़ाई अधर्म से है, वहां पे हमें धर्म के साथ खड़ा होना है। जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, जब अर्जुन ने कहा कि साहब उधर भी हमारे पितामह हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, तो कृष्ण का कोई तुम्हारा नाते रिश्तेदार नहीं है, ये सब वस्त्र हैं और आत्मा है वो चली जाएगी, ये शरीर मृतप्राय हो जाएंगे। लेकिन असली जो लड़ाई है वो है सत्य की, असत्य की, धर्म की और अधर्म की। तो हमें धर्म के साथ खड़ा होना है। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो के अंदर भाषण दिया था और उन्होंने जो कहा था कि मेरे को गर्व है कि मैं उस हिंदुस्तान से आता हूं जो सभी धर्मों को, सभी लोगों को आत्मसात करता है, अपने अंदर समेटता है। तो आज के तारीख में पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, लोगों के दिमाग में जिस प्रकार का जहर घोला गया है, जिस प्रकार से उन घटनाओं को केवल बताया गया है जो कटुता स्थापित करती है, जो क्लिष्टता स्थापित करती हैं और जो देश को कमजोर करती है। उनको यह नहीं बताया गया कि अकबर के 9 रत्नों में 4 हिंदू थे और अकबर अपने 9 रत्नों को एक प्रकार सम्मान दिया करते थे, चाहे वो टोडरमल हूं, चाहे वो बीरबल हूं, चाहे वो तानसेन हूं, उनको बराबर का सम्मान दिया करते थे। इसका मतलब यह है उस समय भी वो चाहते थे कि अगर एक साम्राज्य को स्थापित करना है, एक देश को मजबूत बनाना है, तो एकता, अखंडता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक हित में देश को धार्मिक और सामाजिक आधार पर तोड़ दिया और ये आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2014 में तो चलिए एक स्थिति रही, 2019 में संख्या बढ़ गई। लेकिन इसका प्रतिकार करने के लिए, इसके खिलाफ खड़े होने के लिए दूसरी शक्तियां भी सक्रिय हुई और वो शक्तियां थी मोहब्बत की शक्तियां, वो शक्तियां थी एकता की, संगठन की और देश को मजबूत करने की शक्तियां। जिन शक्तियों ने इस बात से प्रेरणा ली थी कि हजारों साल की जो हमारी रीत है, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसके अनुसार एकता ही मूल मंत्र है। और जब हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पाकिस्तान से और चीन से, दुश्मन राष्ट्रों से, उस समय अपने देश को 80, 20 या 75, 25 के बंटवारे में अगर देश को ले जाएंगे तो देश बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और उसके बाद ईस्ट से वेस्ट की हुई उस यात्रा ने देश को एक संदेश दिया कि देश को अगर बचाना है, देश को अगर मजबूत करना है,
तो मोहब्बत की आवश्यकता है, एकता अखंडता की आवश्यकता है और आपसी सद्भाव और संभाव की आवश्यकता है। यह संघर्ष बढ़ा 2019 में जो परिस्थिति थी और 2 साल पहले तक 2022 तक जो सोचा करते थे एक पक्षीय लड़ाई होगी, कोई मुकाबला नहीं होगा, वो 2024 के चुनाव में देखा कि मोहब्बत ने कई जगह नफरत को हराया। उत्तर प्रदेश में हराया, वेस्ट बंगाल में हराया, मणिपुर में हराया, महाराष्ट्र में हराया। हाँ, कुछ जगह नहीं हरा पाया, मध्य प्रदेश में नहीं हरा पाया, राजस्थान में हराया, हरियाणा में हराया, दिल्ली में नहीं हरा पाया। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर जब से चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष विघटित हो रहा है, उनके अंदर कोहेशन नहीं है। यह नहीं पता चल रहा है कि जब मोदी जी के खिलाफ लोकसभा के अंदर विपक्षी दल नारे लगाते हैं तो मोदी जी को वो समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है अपने साथ के साथियों से जो उन्हें 2014 से 2024 तक मिला करता था। और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, जैसे वो निर्विकार भाव में है, तटस्थ भाव में। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो बड़े मजबूती से आपसी समझौते से साथ खड़ा हुआ है। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से लीडर अपोजिशन का पद स्वीकार किया और उसके बाद से जिस प्रकार की दिनचर्या उन्होंने स्थापित की, कभी वो हाथरस गए, हाथरस जाके जो दुखी परिवार थे उनके आंसू को पहुंचा, फिर वो गुजरात चले गए, वहां पे जाके जो पीड़ित थे अलग अलग घटनाओं के उनके दुख में वो शामिल हुए। उसके बाद वो आसाम गए, आसाम में जाके जो बाढ़ पीड़ित थे उनके साथ वो खड़े रहे। मणिपुर के अंदर गए, अलग अलग जो कैंप्स थे उधर गए, जो उनकी दुखद गाथाएं थी उनको सुना। तो इसका मतलब यह है कि आज के तारीख में जो 1 महीने पहले की स्थिति थी वो स्थिति आज के तारीख में पूरी तरह से बदल चुकी है। मोहब्बत का जो ट्रेंड है वो बहुत तेजी से अब ट्रेंड के ऊपर जा रहा है और जो नफरत का ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड पे जा रहा है। ये आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे, या आप अपने पार्कों के डिस्कशन ग्रुप्स में भी देख रहे होंगे, और जब मित्रों में देख रहे होंगे, लोगों के मन में ये बात प्रबल होती जा रही है कि क्यों हिंदुस्तान का एक अंग ऐसा है जो केवल घृणा की बात करता है, पास्ट की बात करता है और केवल बुरी चीजों को याद करता है और अच्छी चीजों को याद नहीं करता। अब धीरे धीरे जो उनका 37% का लोग ऐसा था जो कि शायद मोहब्बत को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनकी संख्या में गिरावट आ रही। और इसका जो सबसे बड़ा संकेतक होगा, जिसका सारा देश बड़े ध्यान से इंतजार कर रहा है, वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में होगा, वो हरियाणा के इलेक्शन में होगा, वो झारखंड के इलेक्शन में होगा, बिहार के इलेक्शन में होगा, जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में होगा। और उसके पहले जो विधानसभा के बाई पोल्स हो रहे हैं, जो अभी होने वाले हैं और जो नवंबर में होंगे, और उत्तर प्रदेश के जब बाई पोल्स होंगे, जिसमें 10 सीटों में जो बाई पोल्स उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं और 3 सीटें बीजेपी के पास है, 2 उनके सहयोगी दलों के पास हैं। तो ये पता चलेगा कि जो ट्रेंड है वो किस हद तक तेजी से ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान ने, भारतवर्ष ने ये समझ लिया है कि जो हमें गलत पढ़ाया गया और पुराने इतिहास को जो अंग्रेजों ने लिखे थे उनको गलत बता के, गलत प्रकार का इतिहास पढ़ा के हमारे मन को दूषित करने का, हमारे मस्तिष्क को दूषित करने का प्रयास किया, वो वास्तविकता में गलत था। हमारी हमेशा से परंपरा मोहब्बत, सद्भाव और संभाव की रही है और देश को मोहब्बत की आवश्यकता है तो देश को एकजुटता की आवश्यकता है। पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने उसको आंशिक रूप से समझा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने लोगों से बात की और लोगों से वार्ता करके, समाज के अलग अलग वर्गों से बात करके बात की, लोग अपने मूल समस्याओं की तरफ जागरूक हो गए हैं। वो महंगाई से जागरूक हो गए हैं, वो बेरोजगारी से जागरूक हो गए हैं। और उसके बाद जो ये बाई पोल्स होंगे और अगले इलेक्शंस होंगे, उससे और उसके बाद ही तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू ये डिसाइड करेगी कि उसको एनडीए के साथ रह के हाराकरी उसी प्रकार से करनी है जैसे बीआरएस ने की, जैसे बीजेडी ने की, जैसे वाईएसआर कांग्रेस ने की, जैसे अकाली दल ने की, या उनको अपने राजनीतिक भविष्य को
और सुदृढ़ बनाने के लिए मोहब्बत के साथ आने की आवश्यकता है। तो लड़ाई अभी शुरू हुई है, अभी इंटरवल हुआ है मोहब्बत और नफरत के बीच का। मेरे को लग रहा है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं उससे मोहब्बत का अपट्रेंड बहुत तेजी से जारी है, जो आपको बाईपोल्स में और आगे के इलेक्शन में दिखाई देगा। और उसके बाद एक सत्ता परिवर्तन होगा और देश के अंदर वैसे ही हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे जैसे हजारों साल से रहते आए हैं। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।